नमस्ते बच्चों, अपन फिर देवश्री के चैनल पर एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। स्माइल पेपर थर्ड। स्माइल पेपर थर्ड ये आपकी जो परीक्षा है 10वीं की, एक सामाजिक की और एक गणित की, तो आपको पता है 29-30 तारीख को आपका टाइम टेबल आया है। इसको एसएसटी होगी आपकी और इसको आपकी मैथ्स होगी। ठीक है बच्चों, तो अपन इसकी और इसकी दोनों क्लासें ले रहे हैं। यह आपके शाम को 7:15 पे आ रही है, यानी कि शाम को 7:15। ये आपके सुबह 10:15 पे आ रही है। आप इनको देखना न भूलें। इसके अंदर ये आपके 10 पेपर चलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। इसके बाद में भी आपके और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, वो आपके हल करवाए जाएंगे। तो आप इस चैनल पर अभी यहाँ पर सब्सक्राइब बटन को दबा के, और बच्चों जिसे आप पढ़ रहे हो औरों को भी, आपके साथियों को इसका लाभ मिले, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें और उनको भी बोले कि आप भी इसको सब्सक्राइब करो, जिससे जैसे ही वीडियो डलेगा वो तुरंत आपके पास क्या आ जाएगी, सूचना आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन प्रश्नों की। देखो 10 प्रश्न है एक इसमें, तो पहले अपन छोटे छोटे प्रश्नों को एक साथ करेंगे, फिर निबंधात्मक प्रश्नों को एक साथ करेंगे। तो बात करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? आपके सामने प्रश्न है। अगर आपको आता है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे कि देखिए किस किस को आता है। फटाफट लिखो, फटाफट, शाबाश। देखो बिंदुसार के समय, देखो बिंदुसार के समय एक मिस्र से और एक यूनान से दो आए थे। जो यूनान से आया था उसका नाम था डाइमेकस। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि वहां पर, और उसका था डियानिसियस। जो मिस्र से आया था उसका नाम था डियानिसियस। एंटियोकस जो यूनान का था, उसने किसको भेजा था? डाइमेकस को। तो अपना प्रश्न है कि यूनान से कौन सा आया था? तो आंसर फर्स्ट क्या है? डाइमेकस। क्या है बच्चों? डाइमेकस। ध्यान रखना, जो डायनीसियस था वो था मिस्र का, ये था यूनान का। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि प्रश्न अभी तो इसने ये पूछा है कि बिंदुसार के समय राजदूत का क्या नाम था। ये भी पूछ सकता है कि क्या नाम है, जो यूनान से जिस राजदूत को भेजा गया था उसका नाम क्या था? डाइमेकस। किसने भेजा था? तो एंटियोकस ने। ध्यान रखना। अगला प्रश्न अपना फटाफट देके आप आंसर दो। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद के नाम से जाना जाता था? ध्यान रखो, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको किस महाजनपद के नाम से जाना जाता था? तो आप उत्तर लिखो दे कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो, तैयारी तो कर ही रहे हो। शाबाश, लिखो। देखो अब मैं बताता हूं उत्तर। वर्तमान जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उस जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। क्या नाम था बच्चों? मत्स्य जनपद। ठीक है। आंसर नंबर 3 की बात करेंगे अपन। तीसरा जो उत्तर है अपना, उसकी विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब वह किसके मध्य हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, यानी समय लिखना है। किनके मध्य हुआ, यानी किस किसने लड़ा। दो प्रश्न है इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले ये तो आपको विश्व प्रसिद्ध, क्योंकि इस युद्ध तो विश्व, देखो प्रश्न के अंदर ही विश्व प्रसिद्ध लिखा है, केवल भारत या राजस्थान का ही नहीं, पूरे विश्व प्रसिद्ध युद्ध है ये। और इस युद्ध के बिना तो पूरा इतिहास ही अधूरा रहता है। बताओ फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो दे कौन सा, किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। शाबाश, लिखो लिखो। देखो अब मैं बताता हूं कब। तो इसकी बच्चों आपको बता दूं 2 डेट आती है,
लेकिन अपन तो 10वीं में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा आगे डीपली जाएंगे नहीं। अपनी किताब में जो आया है अपन को वही लिखना है। तो अपनी किताब में आया था 18 जून 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 जून 1576 में। अब प्रश्न है कि किन किन के बीच हुआ था। तो अब बात होगी महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य। वैसे बच्चों अगर अपन बात करें तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच नहीं हुआ था, क्योंकि अकबर तो उस युद्ध में आया ही नहीं था। अकबर की सेना जिसका नेतृत्व आसफ खां और मुख्य सेनापति के रूप में मान सिंह ने नेतृत्व किया था, लेकिन राजा तो दोनों यही थे। इसलिए किसका नाम लिखेंगे अपन? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अगला प्रश्न, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, ये किसका कथन है? फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। देखिए फटाफट किस किस को आता है, देखिए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? फटाफट देखो, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यानी कि बच्चों इस समय इस शासक की, चलो मैं हिंट देता हूं आपको एक प्रश्न। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? जिसने बनवाई थी ना उसी का ये कथन है। दो प्रश्न आपके कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आगे वाले में आपके आ जाएगा, आगे वाले पेपरों में। किसने बनाई थी? लिखो कमेंट बॉक्स में। शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी। आंसर नंबर 4 शेरशाह सूरी। ध्यान रखना बच्चों, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सॉरी, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। और मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सल्तनत खो देता, ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। आगे आंसर नंबर 5 क्या कह रहा है? शिवाजी का जन्म कब कहाँ हुआ? लिखो आंसर, लिखो देखे, क्योंकि अपनी प्रश्नोत्तरी है तो आपको भी आता है, आपने पढ़ा है, आप भी कंफर्म करो कि मैंने जो लिखा है, मेरे को जो याद है वो सही है क्या। तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, अभी फिर मैं बताऊंगा तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। लिखो देखे, देखो कब। तो सबसे पहले 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। कब हुआ था बच्चा? 20 अप्रैल 1627 को क्या हुआ था? जन्म। अब कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा 2 शब्द का आंसर है। तो देखो आंसर देखो फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको देख करके अगले क्वेश्चन का फटाफट उत्तर देने की कोशिश करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्यों? इसमें आपका ही फायदा है, पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता। फ़ायदा आपका ये है कि जैसे नया वीडियो आएगा आपको उसकी सूचना मिलेगी। और इस चैनल पे तो सभी कंपटीशन की, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी इस पर वीडियो आते हैं। तो आप सबके लिए ये तो, और जो सूचना आपको आती रहेगी। और अपने जो साथी है उनको भी भेज दें, क्योंकि वो भी 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, सब पास हो, सब अपना। भाई मैं क्यों पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपके अच्छे नंबरों से आप पास हो, ठीक है। तो अपने साथी पास हो तो सब अपन तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे। देखो, शिवाजी पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेता है? देखो यहाँ पर कभी कभी चक्कर में पड़ जाते हैं कि पद ग्रहण के पूर्व किस आशय की, ये क्या है। तो सीधा सीधा इस प्रश्न को ऐसे समझो कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के सामने जो शपथ लेता है वो क्या शपथ लेता है, किसकी शपथ लेता है। तो किसकी शपथ लेता है? तो यहाँ पर लिखते हैं अपन आंसर नंबर 6। वो शपथ लेता है बच्चों
पहली शपथ तो लेता है कर्तव्य पालन की। किसकी लेता है? कर्तव्य पालन की। और दूसरी शपथ लेता है वो गोपनीयता की। कर्तव्य पालन व गोपनीयता की शपथ लेता है। किसकी बच्चों? कर्तव्य पालन व गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। बच्चों ये प्रश्न छोटा ही है, ये आपके छोटे छोटे प्रश्न है। अब आगे और आपको जो निबंधात्मक प्रश्न है वो बताया जाएगा। इसके अंदर आपके एक मैप का भी है, उसको भी अब आपको आगे बताया जाएगा। पहले अपन इसको स्टेप टू स्टेप चलेंगे। गुरु नानक देव की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न है ये, तो अपन 2 इनकी शिक्षाएं लिख सकते हैं। वैसे तो खूब सारी शिक्षाएं इनकी, देखो क्या है आंसर नंबर 7 यानी 7वां उत्तर आपका। बताओ देखिए अगर आपको भी आती है तो। चलो मैं बताता हूं। पहला ये था एक ईश्वर में विश्वास। एक तो इनकी है एक ईश्वर में विश्वास। दूसरी इनकी बात करें अपन तो इनकी थी एक ईश्वर में विश्वास। दूसरी शिक्षा करें गुरु की महानता। देखो बच्चों आज भी उनमें गुरु की महानता है, गुरु की महानता। और अगर और लिखे तो अपन उनमें गुरु की महानता और उनकी और जो शिक्षाएं थी नाम की महानता व उपासना। अब एक बार अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे, एक बार इनका वापस रिवीजन कर लेते हैं। बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो उसका नाम था डाइमेकस। कहाँ से आया था बच्चों? यूनान से, क्योंकि जो मिस्र से आया था उसका नाम डायनिसियस था। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर चक्कर में पड़ते हैं, कई बच्चे गलत आंसर लिखते हैं। दूसरा था वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस जनपद के नाम से जाना जाता है? तो वो था मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला था विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? तो ये आंसर था 18 जून 1576 महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ था। अगला है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, ये किसने कहा था? तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में। अगला प्रश्न है पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है? तो वो लेता है बच्चों कर्तव्य पालन व गोपनीयता की। गुरु नानक देव की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो उनकी शिक्षाओं को वैसे और भी शिक्षाएं हैं, लेकिन अपन ईश्वर में विश्वास करना, गुरु की महानता, और भी अगर आप लिखो तो नाम की महानता। अब अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। व्याख्या कीजिए इस कथन की। तो इस कथन की व्याख्या अपन यहाँ पर आपके सामने वैसे मैंने लिख दिया आपकी सुविधा की दृष्टि से कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये भी, क्योंकि मैं भी बोल के ही इसको समझाया था तो फिर आप समझते कि ये क्या बोल दिया सर ने क्या, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया उसको। तो सबसे पहले बात चल रही है बच्चों कि गेस्टाइन समझौता। तो गेस्टाइन समझौता क्या है? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच डेनमार्क पर युद्ध करने के लिए एक समझौता हुआ था, यानी कि दोनों ने संयुक्त रूप से डेनमार्क पर क्या किया था? आक्रमण किया था और डेनमार्क को हरा दिया था। और उससे 2 रियासतें मिली थी, होल्स्टाइन और क्या नाम है जो ये एक दूसरी रियासत है होल्स्टाइन और स्लेस्विग। ये दोनों रियासतें उनको मिली थी और इन दोनों रियासतों पर बाद में एक एक दोनों ने बांट ली, यानी कि होल्स्टाइन तो ऑस्ट्रियन ले ली और जो स्लेस्विग थी वो क्या नाम है जो पर्सा ने ले ली। इस प्रकार से इन दोनों ने मिलकर के, लेकिन इसके अंदर इसने बिस्मार्क ने कूटनीति खेली। कैसे कूटनीति खेली? क्योंकि पर्सा अकेला डेनमार्क पर आक्रमण करता तो वो हार जाता,
और वो जीत नहीं पाता, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया से अपना संबंध बनाया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के डेनमार्क को हराया। बाद में बिस्मार्क ने उसके बाद में ऑस्ट्रिया पर ही एक कूटनीतिक रूप से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर अपन समझेंगे कि 1861 में प्रसा शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई। उसके बाद विलियम शासक बना, जिसने सैनिक सुधारों को लेकर संवैधानिक गतिरोध होने पर, यानी कि पहला शासक गया, दूसरा शासक आया, तो उसने सैनिक सुधारों को लेकर कोई संवैधानिक, यानी कि उसने सैनिक सुधार करने की कोशिश की, लेकिन संवैधानिक रूप से उनके अंदर क्या हो गया, गतिरोध हो गया। गतिरोध होने पर उसने क्या किया, बिस्मार्क को नियुक्त किया, क्या, अपना चांसलर नियुक्त किया। क्यों किया, क्योंकि ये इतना, जो विलियम था ये इतना फ्रैंक तो नहीं था, इतना ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर लोगों को पहचानने की जो थी शक्ति थी कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या कर सकता है। तो बस उसने किसको, बिस्मार्क को अपना चांसलर, और इसने बिस्मार्क ने चतुर कूटनीति और बिल्कुल राजनीतिज्ञ था, जो लौह और रक्त के विश्वास रखता था। बच्चों ये प्रश्न छोटा भी परीक्षा में पूछा जाता है कि लौह और रक्त की नीति, तो क्या था, बिस्मार्क उसमें विश्वास रखता था। जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में हुआ था, जैसा कि आपको पता है 3 चरणों में हुआ था, और जो पहला चरण था वो ही इस कथन की व्याख्या करता है। पहला चरण था, उसी में ही इस कथन की व्याख्या होती है, क्योंकि जो क्या नाम है, जो प्रशा था उसको कौन संभाल रहा था इस तरीके से, अगर इस में बात करें अपन, तो बिस्मार्क संभाल रहा था। वैसे तो विलियम था शासक तो, लेकिन उसको अपना चांसलर, उसको अपना मतलब प्रधानमंत्री उसने नियुक्त कर दिया, अब वही संभाल रहा है उसको। अब इसकी 2 डचियाँ थी, यानी जो 2 रियासतें थी, उस पर डेनमार्क का अधिकार हो रखा था। वो उनको अपने अंदर मिलाना चाह रहा था, लेकिन कैसे मिलाए, क्योंकि डेनमार्क बड़ा था और वो शक्तिशाली था, अकेला प्रसा उस पर ये नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीतिक तरीके से ऑस्ट्रिया को अपनी तरफ मिलाया, और ऑस्ट्रिया को मिलाकर उसके साथ एक समझौता किया, गेस्टाइन समझौता, और दोनों ने समझौता करके क्या, डेनमार्क पर क्या किया, आक्रमण किया और उसको हरा दिया। हराते ही उनको ये 2 रियासतें मिली, और दोनों रियासतों को दोनों ने एक एक करके बांट लिया। लेकिन बाद में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि उधर से तो उस जीत लिया, और उसने ऐसी कूटनीति की, न इंग्लैंड उसका साथ दे न उसका रूस साथ दे, इस प्रकार से वो अपने अपनी जगह पर तटस्थ रह गए। क्योंकि चलो अब अपन बात करते हैं इसमें, जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम चरण डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन समझौता था, जैसे मैंने आपको बताया। इसी के बारे में कहा गया कि गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि स्लेस्विग और होल्स्टाइन 2 डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि इन पर किन का अधिकार था, डेनमार्क का अधिकार था। आगे कह रहा है, लेकिन वो उसके अब यानी कि जैसे कि अपन अभी कहते हैं कि जैसे अपन बात करें जैसे जम्मू कश्मीर, उस पर पाकिस्तान एक कब्जा कर रहा, जबरदस्ती बताता, क्या उसका अविभाव उसका अंग है क्या, वो नहीं, वो भारत का अंग है। इसी प्रकार से वो उस पर अधिकार कर रखा था, लेकिन वो उसका अंग नहीं था। होल्स्टाइन की अधिकांश जनता जर्मन थी, यानी कि यहाँ की जो जनता थी वो जर्मन थी, और ये जर्मन जो संघ था उसका सदस्य भी था। और जो दूसरा स्लेस्विग था, वहाँ पर जर्मन लोग तो थे बहुमत में, लेकिन वहाँ पर क्या था कि डेन लोग भी रहते थे, और जो डेन लोग थे वो जर्मनी के एकीकरण के क्या थे, विरोधी थे। तो अब आगे बात करते हैं, जो विरोधी थे, 1852 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, उसमें यूरोप के शासकों ने डेनमार्क पर, जो डेनमार्क था उसका इन दोनों डचियों पर क्या मान लिया, अधिकार मान लिया। लंदन के अंदर एक सम्मेलन हुआ 1852 में, उसमें क्या हुआ कि उसके ऊपर क्या मान लिया, डेनमार्क का अधिकार मान लिया दोनों रियासतों पर, लेकिन एक शर्त के अनुसार कि इनको अपने में नहीं मिलाएगा। जैसे अपन इंग्लैंड के अधिकार उपनिवेश के रूप में रहे, उनके अधीन रहे, तो क्या अपन को इंग्लैंड ने अपन को मिला लिया क्या, नहीं। तो इसी प्रकार से कि इनको मिलाएगा नहीं, अधिकार तुम्हारा इस पर है, लेकिन उसने उस शर्त को नहीं माना। किसने,
डेनमार्क ने, उन्होंने उन दोनों को 10 वर्ष बाद ही अपने में मिला लिया। 1863 के अंदर उसने डेनमार्क के जो शासक था फ्रेडरिक, इसने दोनों को अपने अधिकार, उस रियासतों पर अधिकार कर लिया। अब इस प्रश्न पर बिस्मार्क ने, अब बिस्मार्क तो यही सोच रहा था कि कोई ना कोई वो शर्त का उल्लंघन करे डेनमार्क, या कोई ना कोई गलती करे और अपन उसको पकड़ ले। तो यहाँ पर उसने जैसे ही इसको ये किया, क्या नाम है, जो इस पर अधिकार किया, और बिस्मार्क ने इसमें अपनी कूटनीतिक जो बुद्धि थी उसको चलाना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया, जो क्या नाम है, जो ऑस्ट्रिया था उसको जर्मनी से बाहर निकाल लिया। जो जर्मनी थी उसके अंदर से बाहर निकाल करके उसके, और जर्मन संघ था, उस जर्मन संघ के अंदर से उसको बाहर निकाल के, और जर्मन संघ को उसने क्या करने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश की। और उसमें वो क्या हो गया, सफल भी हो गया। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि 10 वर्ष यानी कि 1852 ईस्वी में लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने डेनमार्क का अधिकार इन डचियों पर भविष्य में विलय नहीं करने की शर्त पर माना। लेकिन 10 वर्ष बाद ही डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक ने इन दोनों पर क्या कर लिया बच्चों, अधिकार कर लिया। इस प्रश्न पर बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति, अपनी राजनीतिक कुशलता से ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकाला और जर्मन संघ को क्या करने की कोशिश की, उसने नष्ट करने की कोशिश की, उसको समाप्त करना चाहा, और जिसमें वो सफल भी हो गया। 1864 में दोनों डचियों को लेकर एक समझौते के तहत दोनों रियासतें पर डेनमार्क के अधिकार को अस्वीकार कर चेतावनी देने का निश्चय किया। यानी कि इन दोनों रियासतों पर डेनमार्क का अधिकार नहीं स्वीकार किया, किसने, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने, क्योंकि वो मिल चुके थे, उन्होंने कि इन पर इनका अधिकार नहीं है, और उसको चेतावनी देने के क्या की, चुनौती देने का उसने निश्चय किया। दोनों रियासतों को अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया। यह समझौता बिस्मार्क की विजय थी। और समझौता किस किस के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा की, और ये इसकी विजय थी। इसकी विजय क्यों थी, क्योंकि वो चाह यही रहा था कि कैसे भी करके बस डेनमार्क को हराना है, वो आने के बाद फिर बाद में सोचेंगे। क्योंकि अब डेनमार्क जो ऑस्ट्रिया था वो भी तो डेनमार्क का दुश्मन हो गया, क्योंकि आक्रमण तो उसने भी किया है। इस प्रकार से उससे भी वो अलग हो गया। तो बिस्मार्क की विजय थी, पर डेनमार्क के अधिकार को, फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया व प्रसा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को क्या कर दिया बच्चों, हरा दिया। प्रसा और ऑस्ट्रिया की सेना ने क्या कर दिया, डेनमार्क को हरा दिया। दोनों डचियों पर अधिकार को लेकर 14 अगस्त 1865 में गेस्टाइन नामक स्थान पर विलियम यानी कि प्रसा का शासक और फ्रांसिस जोसेफ यानी कि ऑस्ट्रिया शासक, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत क्या हुआ, होल्स्टाइन तो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और जो स्लेस्विग था वो किसको दे दिया गया बच्चों, वो दे दिया गया प्रसा को। लावेनबर्ग की जो डची थी वो प्रसा को बेच दी गई, और जो कील नामक बंदरगाह था उस पर प्रसा को क्या कर दिया, उस पर किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो वो गेस्टाइन समझौता था वो ऑस्ट्रिया की तो भूल थी, और बिस्मार्क की क्या थी, एक कूटनीतिक विजय थी। क्योंकि उसने देखो अपने आप में एक चतुरता खेली, क्योंकि वो अकेला अगर ये करता, अकेला अगर डेनमार्क से भिड़ता, अकेला उसको चुनौती देता, तो शायद वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने ऑस्ट्रिया को साथ में लेकर के और इसको क्या कर दिया, चुनौती दी और उसको हरा दिया। और बाद में बच्चों अभी अगले अगर अपने इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर उसने आगे और चलेंगे तो दूसरा हुआ था, उसमें ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध था। और उसने कूटनीतिक के अपनी राजनीति से उसने क्या किया, उसको अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध छेड़ दिया। किसने, प्रसा ने, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और सभी देशों को उसने किसी को तटस्थ, किसी की सहायता करके, किसी को जैसे करके रोक दिया। तो अब जो ऑस्ट्रिया था वो अपने आप में क्या हो गया, अपंग सा हो गया। तो ये बात थी बच्चों अपनी कौन सी, कि गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की तो क्या थी, राजनीतिक भूल, और बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। इसको बिल्कुल अपन अगर सरल भाषा में समझे, अपने दो टुक भाषा में समझे, और बाकी तो आप लिख ही सकते हो कि जो बिस्मार्क था वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ था। जब फ्रेडरिक की मृत्यु हुई तो विलियम शासक बना, और शासक बनने के बाद
वहाँ पर क्या है कि जो सैनिक समझौते थे, सैनिक जो संवैधानिक जो उनके वो जो रूप थे, उनके अंदर गतिरोध हो गया। इस भ्रांति को उसको समझते हुए उस विलियम ने क्या किया, बिस्मार्क को अपना क्या बना दिया, चांसलर बना दिया। जब उसने अपना चांसलर उसको बना दिया तो उसने क्या किया, जब मैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रखा हूँ, वहाँ पर उसने क्या नाम है, वो केवल इस बात पे विश्वास रखता था, लौ और रक्त की नीति के ऊपर जो था अडिग रहता था कि ये बातों से नहीं, ये सीधा हथियारों से, सैनिकों से जो है अपन इसको जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं। और इसका ये करने के बाद जब उसका निम्न सदन के अंदर जब उसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ, उसने अस्वीकार कर दिया, तो उच्च सदन से उसने करा करके सैन्य संगठन को मजबूत किया था। ये बिस्मार्क की था। और बाद में क्या हुआ कि जो जर्मनी का एकीकरण था वो जो 3 चरणों में हुआ था, उसका पहला चरण था वही किसकी, ऑस्ट्रिया की भूल थी और इसकी कूटनीतिक विजय थी। क्यों थी? क्योंकि होल्स्टाइन और जो स्लेस्विग था, ये दोनों की दोनों रियासतें किसके अधिकार में थी? डेनमार्क के अधिकार में। और डेनमार्क पर इनका पूर्णतः इसके विभाज्य मतलब इसके अंग नहीं थे, ये तो अधिकार कर रखे थे उस पर। लेकिन जब लंदन के अंदर यूरोप के जो शासक थे, उन्होंने एक बार इनके ऊपर सम्मेलन के अंदर कहा कि डेनमार्क का इन पर अधिकार है, लेकिन ये मिलेंगे नहीं, भविष्य में अपने अंदर मिलाएगा नहीं। लेकिन इसने क्या किया, डेनमार्क ने उस शर्त को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या कर दिया उसने, उसके जैसे ही उसने शर्त तोड़ी तो बिस्मार्क तो बैठा ही इसी पलक में था, उसने फटाफट से उसका विरोध किया और उसको जो ऑस्ट्रिया था उसको अपनी ओर मिला लिया। और अपनी ओर मिला करके दोनों ने संयुक्त रूप से क्या कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। वो हार गया। हारते ही दोनों ने अपनी अपनी एक एक रियासतें ये कर ली। लेकिन प्रसा तो वैसे ही शक्तिशाली था, केवल इतना सा था, वो डेनमार्क से अकेला नहीं भिड़ सकता था, इसलिए उसने उसके साथ ये किया। और बाद में ऑस्ट्रिया जिसने उसका साथ दिया था, जिसने उसने कूटनीति से उसके साथ अपने साथ मिलाया था, अगले चरण के अंदर उसी के साथ ही उसने क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। चलो, अब ये तो अपना हुआ पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन कौन सी, 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न है वो है लोकतंत्र के कोई 4 गुण बताइए। लोकतंत्र के 4 गुण बताइए। तो ये मैं एक बार वापस इसको बोल रहा हूँ, गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। 1861 में प्रशासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई बच्चों, और विलियम शासक बन गया, जिन्होंने सैनिक सुधारों को लेकर संवैधानिक गतिरोध होने पर किसको शासक बना दिया, किसको चांसलर बना दिया, बिस्मार्क। और बिस्मार्क कैसा था, कूटनीतिक और राजनीतिक था, लौह और रक्त की नीति पर विश्वास करता था। जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम डेनमार्क समझौता। इसी ध्यान रखना बच्चों, बलबन का भी आएगा एक, ये लौह और रक्त की नीति वाला ध्यान रखना, लेकिन ये अलग है वो अलग है। के बारे में कहा था कि गेस्टाइन जो पहला चरण था उसी के बारे में कहा था कि ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क, क्यों था, क्योंकि स्लेस्विग और होल्स्टाइन जो डचिए थे उनके ऊपर डेनमार्क का अधिकार था, लेकिन ये उसके अंग नहीं थे। होल्स्टाइन की जो जनता थी वो जर्मन थी और वो जर्मन संघ का सदस्य भी था। और दूसरी ओर जो स्लेस्विग था, वहाँ पर जर्मन लोग तो बहुमत में थे, लेकिन वहाँ जो डेन थे वो लोग भी रहते थे और वो जर्मनी के एकीकरण के क्या थे, विरोधी थे। अब 1852 में जो लंदन के अंदर यूरोपीय संघ का जो सम्मेलन हुआ, उसके अंदर इन दोनों डचियों पर क्या डेनमार्क का अधिकार तो मान लिया, लेकिन अपने अंदर मिलाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये तो माना ही नहीं डेनमार्क, तो इसने 10 वर्ष बाद ही क्या कर लिया, अपने में मिला लिया, उन पर अधिकार पूर्णतः अधिकार कर लिया। और इस प्रश्न का फायदा किसने उठाया, बिस्मार्क ने। और जो ऑस्ट्रिया था उसको जर्मन संघ से बाहर निकाला और जर्मन संघ को समाप्त किया। और 1864 में दोनों डचियों को लेकर, उन दोनों रियासतों को लेकर क्या हो गया, डेनमार्क का जो अधिकार था उसको उन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं मानते इनका अधिकार है। और उसमें एक समझौता हुआ जिसको गेस्टाइन समझौता कहा गया। ऑस्ट्रिया और प्रसा की संयुक्त सेना ने क्या किया, डेनमार्क पर आक्रमण किया, जिससे वो हार गई। और उसके बाद गेस्टाइन नामक पर जो समझौता हुआ था, इसलिए उसको गेस्टाइन कहते हैं। होल्स्टाइन किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को, और स्लेस्विग किसको दे दिया गया,
स्लेस्विग प्रशा को, और जो वहाँ की वो वेलबुर्ग की जो वो थी वो उसको किसको बेच दी गई, प्रशा को बेच दी गई। और किल नामक बंदरगाह था उस पर किसकी किलाबंदी हो गई, प्रशा की। अब प्रश्न है अपना, लोकतंत्र के कोई 4 गुण बताइए। बच्चों वैसे तो कोई 4 ही गुण नहीं है, लोकतंत्र के बहुत सारे गुण हैं। और आपको ये और बता दूं, कई गुण ही दोष है लोकतंत्र के, कहीं गुण ही दोष है, कहीं दोष ही गुण है। इसलिए अपन इनमें ज़्यादा ये नहीं करेंगे, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके गुण हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, और बच्चों आपको बताऊं कि इनके लोकतंत्र के गुण, अपन को 4 गुण लिखने हैं। तो पहला गुण इसमें मैंने बता रखा है, सार्वजनिक हित में वृद्धि। अब कैसे है सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक हित में वृद्धि। अब देखो थोड़ा सा समझना, सार्वजनिक हित में वृद्धि कैसे है। एक ये और एक ये है राजतंत्र, ये है लोकतंत्र। ध्यान देना बच्चों, एक ये है और एक ये है, इसको समझा रहा हूं मैं। राजतंत्र और लोकतंत्र, राजतंत्र यानी कि एक राजा है जो ही क्या करता है, सारे निर्णय लेता है। और एक ये है जहां पर निर्णय लेते हैं कौन, लोग, यानी कि मैं बता देता हूं, जनता निर्णय लेती है। एक तो यह है जहां पर एक राजा, और एक ये है जो जनता, यानी कि कहीं सैकड़ों जनता। बच्चों ये केवल कौन सी है, ये अगर अपन बात करें तो यही दोष इसका गुण बन जाता है, यही गुण जो गुण है वो इसका भी दोष ही बन जाता है। क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर एक अकेला राजा रहता है और यहाँ पर कई सारी जनता है, वो क्या करती है, निर्णय लेती है। यह है सार्वजनिक हित, यानी कि यहाँ पर सारी जनता मिलकर के निर्णय लेती है, तो सभी के लिए लेगी भाई। यहाँ पर अकेला राजा निर्णय लेता है तो राजा आप हमेशा जिनको इनके अपने सगे संबंधियों साथियों के लिए प्रजा के तो बारे में तो सोचेगा ही, लेकिन पहले कौन होंगे, खुद के साथी। लेकिन यहाँ पर तो सारी जनता, इसलिए कह सकते हैं अपन कि सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। किसके अंदर, लोकतंत्र में। क्यों होती है सार्वजनिक, क्योंकि लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो जब जनता खुद ही ये करेगी तो सार्वजनिक होगा, और सार्वजनिक होगा तो किस में होगी, सार्वजनिक में वृद्धि होगी। अगर राजतंत्र होगा तो वहाँ अकेला राजा होगा और राजा अपने बारे में सोचेगा, जनता बाद में, पहले खुद। क्योंकि ये कहावत ही है, राजा जल जोगी और अग्नि, इनका कोई भी भरोसा नहीं है। तो बस ये अपने आप में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब अपने, सारी जनता निर्णय लेती है, सारी जनता का शासन होता है, इसलिए सार्वजनिक रूप से इनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो भी कानून बनते हैं वो सार्वजनिक हित में बनते हैं, यानी सभी के हित में बनते हैं, केवल पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हित में नहीं बनते हैं। तो अगर अपन इसके बारे में बात करें कि सार्वजनिक हित में वृद्धि, तो यहाँ पर यह कह सकते हैं अपन कि जो राजतंत्र है वहाँ पर एक अकेला राजा अपनी इच्छा से कानून बनाता है, अपनी इच्छा से क्या नाम है, जो जनता वो उसको हितों की रक्षा करता है। लेकिन जो लोकतंत्र है उसके अंदर सभी जनता मिलकर के निर्णय लेती है, सभी जनता मिलकर के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनवाती है, अपनी अपनी समस्याएं बताती है। तो सार्वजनिक हित में सभी समस्याओं का क्या होता है, समाधान होता है। दूसरी बात करें इसके अंदर तो कार्यकुशल प्रशासन। अब ये कैसे होगा भाई, कार्यकुशल प्रशासन कैसे होगा बच्चों। अगर अपन बात करें तो कार्यकुशल प्रशासन या शासन कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसी को ले लेते हैं अपन उदाहरण को। यहाँ पर केवल एक राजा है, यहाँ पर पूरी जनता है। अभी कहा था यहाँ एक राजा का शासन है, यहाँ पूरी जनता का शासन है। टॉपिक है कार्यकुशल प्रशासन। यहाँ पर राजा अपनी इच्छा से जिसको चाहेगा उसको क्या करेगा, शासन में सम्मिलित करेगा। और जब
शासन में सम्मिलित करेगा तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको वो अपने मोह के कारण भी अपने यहाँ पर करेगा, जिसको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगी, जनता भेजेगी। कौन भेजेगी, जनता। और जनता अपने इच्छा से, अपनी एक जनता, एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारी जनता मिल करके अपनी इच्छा से, अपनी रुचि के अनुसार, अपने अच्छे कार्य को देख करके क्या करेगी, प्रशासन को भेजेगी, यानी कि शासन को भेजेगी। तो बताओ, जब सारी जनता, इतने सारे लोग मिलकर किसी व्यक्ति को भेजेंगे तो अच्छे व्यक्ति को भेजेंगे। और यहाँ पर एक राजा है जो किसी को भी शासक बना देगा, तो वो क्या होगा, ये अच्छा कुशल होगा, ये अच्छा कुशल होगा, ये अच्छा कुशल व्यक्ति होगा, ये अच्छा व्यक्ति होगा, ये तो राजा के मुँह में बना है और ये प्रजा के द्वारा चुना गया है। और एक नहीं, बहुत सारी प्रजा के द्वारा चुना गया है। इसलिए कह सकते हैं कार्य कुशल प्रशासन, क्योंकि इसमें लोकतंत्र के अंदर कुशल होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की सोच से नहीं गया वो, कोई व्यक्ति जो शासन करने गया है वो बहुत सारे व्यक्तियों की सोच से गया है। और बहुत सारे व्यक्ति गलत नहीं होते, एक गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुत सारे गलत नहीं होते। तो बस यही है कि कार्य कुशल शासन जो है, प्रशासन है, वो भी किसका गुण है, लोकतंत्र का गुण है। क्योंकि राजतंत्र में नहीं होता, राजतंत्र में तो राजा ने जिसको बोल दिया वो बन गया। तीसरा गुण अपन लेते हैं, और तीसरा गुण है देशभक्ति की शिक्षा। तीसरा गुण है बच्चों देशभक्ति की शिक्षा। अब कैसे माने अपन देशभक्ति की शिक्षा की, ये केवल देशभक्ति की शिक्षा अपन को क्या नाम है, जो इसमें लोकतंत्र में मिलती है, राजतंत्र में नहीं मिलती। तो देखो, अपन ये तो एक अपनी वस्तु है, ठीक है बच्चों, यानी कि ये एक राजा है, चलो यहीं जोड़ देते हैं उधर करने की बजाय। ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, ये दोनों वस्तुएं हैं। यहाँ अपन बात करें तो ये वस्तु है राजा की और ये वस्तु है सभी की। अब एक बात बताओ, कोई भी अगर व्यक्ति होगा वो इसको कोशिश करेगा क्या नाम है जो बचाने की, या इसको बचाने की कोशिश करेगा। ये वस्तु केवल राजा की है, क्योंकि जनता को पता है कि अपन कितना ही कुछ भी कर ले, ये जनता उसकी राजा की ही रहेगी। लेकिन ये सबकी है, ये सबकी है। अपन एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क है, बगीचा। एक बगीचा है वो केवल राजा का ही है, एक बगीचा सबका ही है जिसमें सब जाते हैं। तो बताओ, आप इसको बचाओगे कि इसको बचाओगे? इसको ही बचाएंगे, क्योंकि आपको पता है अपन इसी में ही जाते हैं, इसमें तो राजा जाने ही नहीं देता। और मान लो जाने भी देता है तो वो कभी भी भगा सकता है, लेकिन ये सार्वजनिक है, इसमें तो अपन अपना है, अपन सबका है, इसलिए अपन इसकी। तो देशभक्ति कब जागेगी? जब अपनी वस्तु होगी, उस पर अपन को पता है कि ये वस्तु सारी अपनी है, अपनी पूरी जनता की है, अपने देश की है। लेकिन यहाँ तो एक राजा की है, अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए देशभक्ति की शिक्षा भी किस में मिलती है? लोकतंत्र में मिलती है। क्योंकि वहाँ पर जो भी वस्तु होती है, जो भी चीज़ें होती है, वो किसकी होती है? सार्वजनिक होती है, सबकी होती है। जैसे सरकारी स्कूल है, वो सबके हैं, वहाँ पर ये थोड़ी कह सकते हैं कि तूने। लेकिन अगर मान लो कोई किसी एक व्यक्ति की स्कूल है तो वहाँ पर वो कहेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। लेकिन सरकारी स्कूल में अपन अपने अधिकारों का ये करते हुए भी वहाँ पर अपन जा सकते हैं। अब सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर अपन सोचेंगे कि अगर मैंने इस टेबल को तोड़ दिया तो ये अपने ही पैसों से बनेगी, अपन को देना पड़ेगा, तो अपन वहाँ पर देशभक्ति रहेगी। अपन भी नहीं तोड़ेंगे, दूसरों को भी नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन राजा का है तो वहाँ तो अपना तो कोई वर्चस्व ही नहीं है, जो भी टूटेगा राजा का टूटेगा, जो भी सही भी होगा तो राजा का, गलत भी होगा तो राजा का। इसलिए यहाँ देशभक्ति नहीं जागेगी, देशभक्ति यहाँ जागेगी, क्योंकि हमारा देश है। प्रश्न नंबर 4, क्रांति से सुरक्षा। बिल्कुल, क्रांति से सुरक्षा मिलेगी। कहाँ पर सुरक्षा मिलेगी क्रांति से? लोकतंत्र में, राजतंत्र में नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, इसी से समझते हैं। ये राजा है, ये प्रजा है। ये राजा इनके साथ अत्याचार कर रहा है, इनकी बातें नहीं मान रहा है, क्योंकि राजा है वो मरते तक रहेगा। ऐसा तो नहीं कि 2-5 दिन में
या साल 2 साल में हट जाएगा। एक ये है, ये प्रजा है और यहाँ पर इनका प्रतिनिधि है। अपन को पता है लोकतंत्र के अंदर, जैसे मान लो कि अपन एक बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री ले लेते हैं, प्रधानमंत्री को ले लेते हैं। अब प्रधानमंत्री का अपन को पता है कि 5 साल का है, उसके बाद अपन चाहें तो उसको वोटों से, अपने चुनाव के माध्यम से उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या सोचेंगे, चलो 5 साल की बात है, बाद में तो अपने आप अपन चुनाव से, तो अपन विद्रोह नहीं करेंगे, अपन क्रांति नहीं करेंगे, अपन किसका वेट करेंगे कि 5 साल बाद इनको क्या कर देंगे, अपने चुनाव से। लेकिन राजा है, अब उसको तो 5 साल न 10 साल, तो फिर लोग 5 साल का वेट नहीं करेंगे। जब उनके साथ अत्याचार हुआ उसी समय क्या कर देंगे, वो विद्रोह करेंगे और राजा को विद्रोह झेलना पड़ेगा। तो लोकतंत्र में क्रांति से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि लोग क्रांति नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसका वेट करेंगे, 5 साल की। उनको पता है कि अपन ने तो बनाया है, अपन इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर अपन ने इसको नहीं बनाया, ये तो राजवंश से परंपरागत चल रहा है, राजा इसका वंशवार चल रहा है, ये तो अपन ने बनाया है, अपनी जनता के अंदर से अपन ने बनाया है। तो 5 साल के लिए बनाया है, 5 साल बाद में हटा देंगे, और उससे पहले भी हटा सकते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर उसका व्याख्यान है, उसका जो है नियम है। तो यहाँ पर क्रांति से सुरक्षा कहाँ मिलेगी, लोकतंत्र में मिलेगी, राजतंत्र में नहीं मिलेगी। तो ये इसका क्या है, एक तरीके से गुण ही है। नहीं तो लोकतंत्र में भी क्या होंगे, विद्रोह होंगे, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि वो अगला, वैसे 4 हो गए, 5वां और कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन होता है। क्योंकि 5वां अगर अपन बात करें, समानता व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर आधारित शासन। अब कैसे है समानता और स्वतंत्रता पे, क्योंकि बच्चों अगर राजा का शासन है तो राजा का वंशवार तो बड़े रहेंगे। यहाँ पर वंशवार, वैसे ये इसका गुण भी है और दोष भी है लोकतंत्र का, क्योंकि आज एक तरीके से राजतंत्र सी ही व्यवस्था दिख रही है लोकतंत्र में भी, लेकिन फिर भी अपन तो परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। तो बात करेंगे कि समानता, क्योंकि अपने संविधान के अंदर समानता और स्वतंत्रता का अपन को अधिकार दिया हुआ है। समानता और स्वतंत्रता का वो भी मूल अधिकार दिया हुआ है बच्चों। तो ये इस पर आधारित क्या होता है, लोकतंत्र होता है। इसलिए ये भी एक इसका गुण है, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में राजा के लोग बड़े, फिर उनके सगे संबंधी बड़े, फिर वो, और अपनी जनता सबसे लास्ट में। वो कोई समानता, कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर इसमें देखें तो सारी जनता के लिए एक नियम है, यानी कि संविधान बड़ा है, संविधान में जो कहा है वो सब सही है और वही सबके बड़ा है। दूसरी बात, 6ठा और ले लेते हैं अपन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। इसके अंदर क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है लोकतंत्र में, स्वतंत्र, और वो निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष न्यायपालिका। यानी कि अगर बात करें बच्चों तो इस न्यायपालिका के अंदर जो वो जज है वो भी अपने में से ही कोई बैठा है, लेकिन राजतंत्र में तो राजा है वो ही न्याय करेगा। लेकिन यहाँ पर न्याय करने वाला जो है वो अपने में से ही कोई बैठा है, तो वो सबका तो सगा संबंधी नहीं है। इसलिए ये जो न्याय करेगा वो निष्पक्ष करेगा, और इसमें भी उस न्यायाधीश को भी अगर गलत न्याय करता है तो हटाने का अधिकार अपन को ही है। इसलिए यहाँ जो लोकतंत्र है वहाँ पर जो निर्णय होता है, न्याय होता है, वो निष्पक्ष रूप से होता है, क्योंकि अपने संविधान में भी तो आपको पता है स्वतंत्र एकीकृत निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने इसके गुण देखे। अगर अब ये तो इसके पॉइंट हो गए, अगर ये नंबरों के अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे, अगर मान लो ये ज़्यादा नंबरों का आता है तो जैसे मैंने इनके अंदर समझाया वैसे आप एक एक पॉइंट के अंदर ही समझाओगे। और मान लो केवल कह दिया 4 गुण ही बताइए और उसने कह दिया कि 3 नंबर का ये है, तो आप केवल इन गुणों को ही लिख दीजिए। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10, वो है मानचित्र।
क्या है बच्चों, मानचित्र है। और इन सभी के अंदर पेपरों के अंदर अपन 10 स्माइल के पेपर सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ाई तो जारी रखेंगे, इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है उनको करेंगे। लेकिन ये मानचित्र जो है, ये मानचित्र अपन एक क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर जितने भी मानचित्र आए हुए हैं, अब तक परीक्षाओं में आ चुके हैं, उन सब मानचित्रों को एक दिन एक क्लास के अंदर अपन सोल्व करेंगे। तो अब अपन मिलेंगे साथियों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास इसको क्या करें बच्चों, शेयर करें, जिनसे उनको भी लाभ मिल सके। और अब अपन अगले पेपर के अंदर यानी कि पेपर नंबर 4 के साथ फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।